नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग सीजीएल से जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना चाहेंगे और यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखना मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, एनर्जी या फिर पावर? तो राइट आंसर इसका होगा एनर्जी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि ऊर्जा है, इसका उपयोग मुख्य रूप से परमाणु और कण भौतिकी में किया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट क्या होता है यहाँ पे जानेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे सब आया है, ये क्या होता है? वोल्ट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विद्युत विभव अंतर से गुजरने पर प्राप्त होती है। ओके, ये जो विभव दिया पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभव अंतर इसको बोलते हैं। यह वोल्ट में मापा जाता है। किसमें हम मापते हैं इसको? वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापा जाता है। धारा जो करंट दिया हुआ है इसको किस में मेजर करते हैं? इसको हो जाता है एम्पियर में, एम्पियर हो जाएगा। जो एनर्जी है, एनर्जी किसको? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। ठीक है, और शक्ति इसको किस में मापते हैं? इसको वाट में। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। Who among the following had written Kitab ul Hind? Okay, that gave an incisive description of early 11th century India. Okay, अल-किंदी ने लिखा था, अल-बिरूनी ने लिखा था, अल-बुखारी या फिर अल-ख्वारिज़मी। तो किताबुल हिंद जो बुक है वो किसने लिखा था? जी, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इसका सही है, अल-बरूनी। ओके, तो अल हिंद एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे फारसी विद्वान जो थे अल-बरूनी उन्होंने लिखा था। ये कहाँ के थे? फारसी विद्वान हैं अल-बरूनी, इन्होंने लिखा था। इस पुस्तक में वे सदी के प्रारंभिक भारत का विस्तृत वर्णन करते हैं और जिसमें भारत की संस्कृति और धर्म, इतिहास, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं, बताई गई। ये आपको याद रहना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अल-किंदी की बात करते हैं। अल-किंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। अल-किंदी कौन थे? यह एक प्रसिद्ध अरबी दार्शनिक थे और ये कहाँ के थे? अरबी दार्शनिक थे। इनको बस इतना याद कर लो, यह एक अरबी दार्शनिक थे। दूसरा जो है अल-बुखारी, ये कौन से थे? ये एक इस्लामी विद्वान थे जिन्होंने हदीस संग्रह लिखा था। ओके, हदीस का संग्रह किया था। अल-बुखारी जो है हदीस संग्रह के लिए फेमस है, हदीस का संग्रह किया था, इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अल-ख्वारिज़मी जो है, अल-ख्वारिज़मी कौन थे? यह एक प्रसिद्ध गणित और खगोल शास्त्री थे। इनके बारे में इतना जान लीजिए, प्रसिद्ध गणित और खगोल शास्त्री थे, गणित और खगोल शास्त्री थी। ठीक है, ये याद रखना है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following schemes is aimed at helping accelerate the uptake of broadband internet services? पीएम ध्वनि, पीएम इंटरनेट, पीएम वाणी या फिर पीएम वार्ता? सो ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी के लिए कौन सा एम था? तो ये थे पीएम वाणी। ठीक है, कौन सी थी? इंटरनेट की सेवा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वो थी पीएम वाणी। ओके, इसके तहत क्या होता था दोस्तों? योजना के तहत सार्वजनिक डेटा कार्यालय जो होते हैं, यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिसेज, ओके, तथा कार्यालय एग्रीगेटर जो होते हैं, सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर जो होते हैं, उनके मध्य जो है नेटवर्क स्थापित कराने की पहल थी। इसके उद्देश्य क्या था कि देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को प्रसार किया जाए, ऐसा इसका उद्देश्य था। यानी कि हर जगह पे इंटरनेट सुविधाएं पहुंचे, प्रदान की जाए। इस वजह से ये पीएम वाणी चालू की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया में शामिल होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके। और प्रत्येक मानव गुर्दे में लगभग मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस। ओके, मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। सब मेडुला क्या होता है? मेडुला यहाँ पे दिया गया है। मेडुला के बारे में जान लेते हैं। मेडुला क्या होता है दोस्तों? यह गुर्दे का आंतरिक भाग होता है। ठीक है, यह गुर्दे का जो आंतरिक भाग होता है, गुर्दे मतलब किडनी, किडनी का जो आंतरिक भाग होता है उसको मेडुला कहते हैं। फिर कॉर्टेक्स क्या होता है? यह किडनी का बाहरी भाग होता है। अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं, बाहर के भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। फिर ये एक वर्ड दिया यूरेटर। यूरेटर क्या होता है? यह वह नली होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है। ये याद रखना है आपको। वो यूरिन रहता है उसको गुर्दे से यानी किडनी से, किडनी ऐसे होती है ना, इधर किडनी से मूत्राशय तक यहाँ पे यूटेरस यूरेथ्रा रहता है ना, वहां तक ले जाती है, उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। ओके, उस नली को क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। क्या होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 5। Which of the following is the application of sciences such as physics, chemistry, biology, computer science, and engineering to matters of law and to the identification of various types of civilian investigation? Okay, तो ये क्या होता है? तो होता है टेक्नोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर फॉरेंसिक साइंस। ओके, तो फॉरेंसिक साइंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों वह क्षेत्र, फॉरेंसिक साइंस क्या होता है? तो फॉरेंसिक विज्ञान में क्या आते हैं? वह क्षेत्र है जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे विज्ञानों का उपयोग कानून और नागरिक जांच के विभिन्न तथ्यों की पहचान के लिए किया जाता है। मतलब कानून और नागरिक जांच की तथा नागरिक जांच की विभिन्न पहलुओं के लिए, विभिन्न तथ्यों की पहचान के लिए, जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फॉरेंसिक जो होता है, इसका फॉरेंसिक विज्ञान का उपयोग अपराधों की जांच और सबूतों की पहचान के लिए किया जाता है। आपको पता होगा, इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके अपराध स्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाता है। यह विज्ञान अपराधों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य प्रस्तुत करने में मदद करता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये कोलोलॉजी शब्द है। यहाँ पे कोलोलॉजी में क्या होता है जान लीजिए आप। यहाँ पे कोलोलॉजी में क्या होता है? ये सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है इसमें। ओके, मॉर्फोलॉजी क्या होता है दोस्तों? मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? मॉर्फोलॉजी में यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों के आकार और संरचना का अध्ययन किया जाता है। आकार और संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। फिर आता है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। यह मानव विज्ञान, मस्तिष्क और व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, और फॉरेंसिक आपको बता ही दिया है कि कानून और नागरिक जांच में वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से साक्ष्य की पहचान और विश्लेषण के लिए किया जाता है, इसका उपयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is a process in which hot, less dense materials rise upward and are replaced by older, more dense materials? Convection, कंडक्शन, रेडिएशन या कंडेंसेशन। ठीक है, तो संवहन होगा यहाँ पे। कन्वेक्शन मतलब संवहन। ओके, तो संवहन क्या होता है दोस्तों? वह प्रक्रिया होती है जिसमें गर्म कम घनत्व वाले पदार्थ और ऊपर की तरफ, मतलब कि कम गर्म घनत्व वाले पदार्थ ऊपर उठते हैं और उनकी जगह ठंडे तथा अधिक घनत्व वाले पदार्थ ले लेते हैं। ठीक है, संवहन इस प्रकार का ऊष्मा संचरण होता है। ये आपको मोटा मोटा याद रखना चाहिए, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। इसे पदार्थ की वास्तविक गति
के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह प्रक्रिया तरल पदार्थों में होती है, जैसे कि हवा और पानी का एग्जाम्पल बेस्ट है। हवा से पानी में जब हम कोई तरल पदार्थ गर्म होता है तो वह फैलता है और उसका घनत्व कम हो जाता है, इससे वह ऊपर की ओर उठता है। इसके विपरीत क्या होता है दोस्तों, ठंडा तरल पदार्थ जो रहेगा अधिक घनत्व वाला होता है और नीचे की ओर जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला कन्वेक्शन जो है संवहन। संवहन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कम गर्म घनत्व वाले पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और ठंडे तथा अधिक घनत्व वाले पदार्थ उनकी जगह ले लेते हैं। अगला है कंडक्शन दोस्तों। कंडक्शन मतलब क्या होता है, चालन। कंडक्शन मतलब चालन। यह ऊष्मा संचरण की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थों के माध्यम से होता है। इसमें ठोस पदार्थों के माध्यम से ऊष्मा का संचालन होता है। फिर आता है रेडिएशन, मतलब विकिरण होता है। रेडिएशन क्या होता है, यह ऊष्मा संचरण की एक प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के होता है। ओके, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अगला है कंडेंसेशन यानी संघनन, जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघनन। ओके, यह वह प्रक्रिया है जिसमें गैस तरल में बदल जाती है। इसमें गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, संघनन। जैसे कि गैस है, गैस मतलब क्या हुआ आपका, कौन सी गैस हो जाएगी भाई, इसका एग्जांपल आपको कमेंट करके बताना है। कौन सी ऐसी चीज जो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाती है, वो बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर ए कॉपर माइन। कॉपर माइन के लिए कौन सी फेमस है, सतना, गया, खेतरी या फिर क्योंझर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, खेतरी। जो खेतरी है जो तो ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये खेतरी कहाँ पे है, खेतरी है राजस्थान में। ओके, राजस्थान के किस जिले में, तो बात हो जाएगी झुंझुनू। झुंझुनू जो जिला है वहां पे स्थित है और ये भारत की प्रमुख तांबे के खानों में से एक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ की तांबे के खाने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती हैं, ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। अगला दोस्तों, ये जो गया है, गया आपको पता ही है कहाँ पे गया है, आपका बिहार में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे क्योंझर की बात कर लेते, क्योंझर काफी फेमस है। क्योंझर उड़ीसा में है, कहाँ पे, उड़ीसा। क्योंझर उड़ीसा में है और ये किसके लिए फेमस है, ये लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए फेमस है। ओके, और ये आपका जी हाँ यहाँ पे हो चुका है वैसे। क्योंझर भी हो गया। सतना कहाँ पे है, सतना एमपी में है, ये याद रखना है आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉन द टोयोटो थाईलैंड ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल इन बैंकॉक इन जनवरी। तो इसको कब किसने जीता था, 2021 में, कैरोलिना मारिन। ठीक है, कैरोलिना मारिन ने जीता था। ये कहाँ की रहने वाली, ये याद कर लेना, सिर्फ स्पेन, स्पेन की रहने वाली है और इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन देखो, in December 2020 the Ministry of Home Affairs declared the entire state of कौन से स्टेट को किया था, अपेस्पा जो है 6 more months अंडर द आर्म फोर्सेस डिस्टर्ब्ड एरिया। यानी कि अपेस्पा के तहत 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। वो राज्य कौन सा था, उसका नाम बताने का था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो वो राज्य था नागालैंड। अपेस्पा क्या होता है, यह एक कानून है जो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है। इसके तहत दोस्तों क्या होता है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी तथा तलाशी और बल प्रयोग करने की अनुमति होती है, ये याद रखना चाहिए आपको। यह कानून उन क्षेत्रों में लागू होता है जहां दोस्तों क्या होता है, जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत डावाडोल रहती है, बहुत गंभीर रहती है, वहां पे ये अपेस्पा लागू किया जाता है। बिना वारंट के आप किसी को उठा के चलते बनो, ऐसा रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंचाइजीज टीम्स डिड एबी डिविलियर्स प्ले इन 2020? सो वो कौन थे? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खेले थे। इनको मिस्टर 360 के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रख लेना। ओके, अगला क्वेश्चन, बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बाघमारा मेघालय में, बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये मेघालय राज्य में स्थित है। यह अभ्यारण्य दोस्तों मेघालय के दक्षिण में गारो जो हिल्स हैं, गारो हिल्स, ओके, गारो हिल्स जिले में स्थित है। यह विशेष रूप से दोस्तों पिक्चर प्लांट यानी कि सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। जो कि कीट भक्षी पौधे होते हैं ना, उनको सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था दोस्तों। इसको एक स्थानीय भाषा में और क्या कहा जाता है, ये आपको जानना चाहिए। बाघमारा पिक्चर प्लांट को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भूत की टोकरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भूत की टोकरी के नाम से किसको जाना जाता है, इस प्लांट को? तो आपका हो जाएगा बाघमारा पिक्चर प्लांट, ओके, जो कि मेघालय में से संबंधित है। ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, एज पर यूनियन बजट ऑफ 2021-22 हाउ मेनी रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विल बी सेटअप? तो 4 सेटअप करने के लिए फैसला किया गया था। अगला क्वेश्चन, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब सतलज नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों गुरुद्वारा पातालपुरी कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। पंजाब के जो रूपनगर जिला है, वहां पे कीरतपुर साहिब में स्थित है। ओके, यह स्थान सिखों के लिए पवित्र है और यहाँ पर कई सिख गुरुओं की अस्थियों का विसर्जन किया गया है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1950, यानी भारत का योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो मार्च 1950 में। ठीक है, योजना आयोग जो होता है, योजना आयोग भारत का एक संस्थान था जिसका मुख्य कार्य क्या था दोस्तों? आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। ठीक है, अभी इसकी जगह पे क्या हो गया? नीति आयोग आ गया है। आपको पता होगा, इसकी जगह पे नीति आयोग ले चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन हेल्ड? दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? सो राइट आंसर विल बी 1931, 1931 में हुई थी। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संविधान के भविष्य पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया था दोस्तों। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। ये आपको पता होना चाहिए। Which of the following statements about Swami Dayanand Saraswati is incorrect? So he was the founder of ब्रह्म समाज, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो, he was the founder of आर्य समाज, right? His birthplace was Gujarat, right? He authored the book सत्यार्थ प्रकाश, right? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इन्होंने नहीं किया ऐसा, वो राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने किया था। आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय ने किया था, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाकी पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? राइट आंसर विल बी राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, जतिनाथ मुखर्जी एंड सूर्य सेन। ये 3 गलत हैं, पहला ऑप्शन सही है। अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो क्रांतिकारी एक संगठन था, ऐसा संगठन क्रांतिकारी, इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के खिलाफ शस्त्र संघर्ष के लिए की गई थी। इसके अन्य प्रमुख संस्थापक कौन कौन थे, उनको नाम पता होना चाहिए। अशफाक उल्लाह खान थे, और कौन था? सचिंद्र नाथ बख्शी,
सचिंद्र नाथ बख्शी थे। और साथ में कौन थे दोस्तों? सचिंद्र सान्याल जी थे। सचिंद्र सान्याल, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में और एक जन थे, जोगेश चंद्र। जोगेश चंद्र ये भी थे। ठीक है, इतना मालूम कर लेना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम? impulse, energy, work or stress? So impulse will be the correct answer of this question. At the same dimension as the linear momentum, यानी linear momentum के सापेक्ष साथ में कौन सेम डायमेंशन रखते हैं तो impulse हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो impulse का आयाम रैखिक संवेग के समान होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। रैखिक संवेग और impulse का आयाम, रैखिक संवेग का आयाम और impulse का मतलब दोनों का सेम होता है। रेखीय संवेग का आयाम सेम होता है और इम्पल्स का सेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा, क्योंकि मतलब जैसे इम्पल्स और का आयाम जब होता है दोस्तों, क्योंकि यह बल और समय के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो रेखीय संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आपको शायद पता होगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड? आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सबसे पहले नुब्रा घाटी में। नुब्रा कहाँ पे है? तो नुब्रा एडवेंचरस क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है। ये कहाँ पे है नुब्रा घाटी, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका उद्देश्य नुब्रा घाटी में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और यह फेस्टिवल 4 दिन तक चला था। यह 2021 की बात थी। तो 2021 नुब्रा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, पता होगा आपको। Who among the following was elected as the president of veterinary council of in January 2021? So उमेश शर्मा जी नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a town city of the west coast of India? कारवार, मैंगलोर, सूरत एंड गोपालपुर। राइट आंसर विल बी गोपालपुर। गोपालपुर यह पश्चिमी तट पर स्थित शहर नहीं है। ओके, ये कहाँ पे है? ये पूर्वी तट में स्थित है, ये ईस्ट तटीय है, ये आपको याद रहना चाहिए। मैंगलोर कहाँ पे? तो मैंगलोर कर्नाटक है। सूरत गुजरात में है। सूरत एक तटीय क्षेत्र है जो कि गुजरात में है। गोपालपुर कहाँ पे है? तो ये आपको बता देता हूँ, गोपालपुर आता है उड़ीसा। गोपालपुर कहाँ पे है? तो ये भाई उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन। Who among the following won the 3rd Rabindranath Tagore Literary Prize? So right answer will be राजकमल राव, इन्होंने जीता था। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इज ए, कितने कैरेक्टर कोड यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन इन द आरटीजीएस सिस्टम? सो इट वाज 22। कितना? 22। ठीक है। अगला क्वेश्चन। Who among the following replaced Morarji Desai as the Prime Minister of India in 1979? तो ये चरण सिंह जी। कौन? चौधरी चरण सिंह। Who among the following is a पद्म विभूषण अवार्ड ऑफ 2021? तो ये राइट आंसर भी सुदर्शन साहू। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त हो चुके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।